आज के इस लेक्चर में हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है पॉलीमराइजेशन, उसको जो है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखें, पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड मर्ज का मतलब होता है यूनिट्स, और यूनिट का मतलब होता है जेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। तो पॉलीमराइजेशन बुनियादी तौर पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट का कंबाइन होना, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आम तौर पर आप जो प्लास्टिक बैग्स जो आम तौर पर यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग जो यूज़ करते हैं, उसमें होता ये है कि हमारे पास जो होता है वो इथीन का मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद होता है, CH2। ये हमारे पास जो है वो इथीन का मॉलिक्यूल है। अब हम इसको जो है वो हीट करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। हम आगे टाइप्स में इसको जो है वो पढ़ेंगे। तो उसमें तकरीबन 200 सेंटीग्रेड होता है और 100 ATM उसका प्रेशर होता है, और कुछ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी जो है वो इसके अंदर रखी जाती हैं। तो स्टूडेंट, होता ये है इसके अंदर के पॉलीमराइजेशन में कि ये जो डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रही है, ये डबल बॉन्ड आपकी ब्रेक होती है, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के नतीजे में आपका जो कंपाउंड होता है वो बुनियादी तौर पर इस तरह का हो जाता है। ये एक बुनियादी सा छोटा सा यूनिट होता है, और ये यहाँ पर आके हो जाता है। अब देखें, होता ये है कि ये जो एक खाली बॉन्ड आपके पास बाकी जो बची है, ठीक है, ये जो बॉन्ड आपके पास बची है, ये बॉन्ड आपकी क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी सबसे अहम चीज़, सिस्टम में एक मॉलिक्यूल नहीं है और बहुत सारे मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, वो भी क्या होंगे, उनकी भी बॉन्ड जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो अब होगा ये कि सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपके पास जो है वो मौजूद हैं, और ये छोटे छोटे यूनिट्स क्या होंगे, आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो एक यूनिट आपका ये आ गया, और दूसरा यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बराबर वाला मॉलिक्यूल है, इस बराबर वाले मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, एक और आ जाएगा। इस तरह करके एक चेन आपकी बन जाएगी, और इस चेन बनने की वजह से ये एक जो छोटा सा यूनिट था, ये छोटा सा यूनिट जो है वो इस छोटे से यूनिट ने कंबाइन अपनी बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक बहुत बड़ी जो है वो चेन बना ली है। तो इस चेन को हम क्या कहते हैं, ये हमारा पॉलीमर है, क्योंकि पॉलीमर इसलिए है कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद जो है उन्होंने एक नया मॉलिक्यूल बना लिया। अच्छा, अब देखिए, जो नया मॉलिक्यूल बनता है ना, अब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ दो ही है, इसमें और भी यहाँ भी अटैच होंगे, और इसमें और भी अटैच होंगे, और बहुत सारे होंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम इनका पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास वगैरह नोट करते हैं, तो वो तकरीबन थाउजेंड्स के अंदर होता है। 10,000 है किसी का, 20,000 से। तो जाहिर सी बात है, वो मॉलिक्यूल का मास इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होकर उन्होंने जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बना लिया। तो सबसे पहले हम जो है वो पॉलीमराइजेशन की जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं यानी यूनिट्स हैं, इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स कह लें या यूनिट्स कह लें, जॉइन टुगेदर, इसमें वो आपस में मिल जाते हैं, टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। और उस जो मॉलिक्यूल का नाम होता है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। वेरी लार्ज मॉलिक्यूल में नाम होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो थाउजेंड्स के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पॉलीमर्स है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं इट इज़ अ सेल्फ एडिशन रिएक्शन। सेल्फ एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि ये ख़ुद जो है वो आपस में ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास ऐड हो रहे हैं, और ऐड होने के बाद जो है हमारे पास एक नया कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट, ये सबसे पहले हमारे पास पॉलीमर की डेफिनेशन थी।
इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में इसकी अच्छा ये जो सवाल है ये आमतौर पे 4 मार्क्स में ही आता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है। अब देखें टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वही है, यही है कि एक छोटे से यूनिट्स जो है वो कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला जो टाइप है वो इसकी है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो ये है, एडिशन से तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। ठीक है। एक एडिशन पॉलीमराइजेशन है और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ठीक है। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में की जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर के बनने में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो छोटा यूनिट यानी एक ही यूनिट जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा जो है वो मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम एक एग्जांपल पढ़ के आए, इथीन का जो हम एग्जांपल पढ़ के आए, तो उस इथीन के एग्जांपल में क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। मॉलिक्यूल सेम होने का मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल है और वही मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है और उस ब्रेक होने में यानी उसके ब्रेक होने में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके ना एटम में कोई चीज़ ऐड हो रही है ना ही एटम में से कोई चीज़ आपके पास क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ये वाली चीज़ जब आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको ये सही से समझ में आ जाएगा। तो इसमें याद रखें एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये होता है कि आपके पास जो है वो स्मॉल यूनिट जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं। यानी ये है, ये आपके पास आ गया, बॉन्ड ब्रेक हुई, जैसे मैंने सिखाया, सिंपल एग्जांपल थी इसलिए मैंने डिटेल में बताया नहीं है। छोटी सी बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होगी और ये छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर आपके पास जो है वो आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपका बना रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन मैनी मोनोमर्स, यानी आपके पास बहुत सारे मोनोमर्स हों। बहुत सारे मोनोमर होने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन मोनोमर्स होंगे वो आपके पास सेम होंगे। ठीक है। ये चीज़ इसमें सबसे अहम चीज़ है। मोनोमर अंडरगो सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक मॉलिक्यूल है, यानी मॉलिक्यूल का सिस्टम था, उन मॉलिक्यूल के अंदर कोई बॉन्ड ब्रेक हो गई है और वो मॉलिक्यूल आपस में ही जो है वो उन्होंने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया है, बॉन्डिंग बना चुके हैं। तो इस सेल्फ कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि जो आपके पास नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू अ सब्सटेंस विद मॉलिक्यूलर मास, जो उसका नया मॉलिक्यूलर मास होगा, विद अ मॉलिक्यूलर मास मैनी टाइम ग्रेटर देन मोनोमर। मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन मोनोमर। यानी अब जो हमारे पास नया सब्सटेंस जो बना है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास मोनोमर के मास से काफ़ी टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। हो सकता है कि वो 100 टाइम ज़्यादा हो सकता है कि वो 200 टाइम ज़्यादा हो। तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, तो ऐसी जो पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है, ऐसी पॉलीमराइजेशन, देन द पॉलीमराइजेशन यानी जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूल हो और सेम मॉलिक्यूल में भी मोनोमर आपके पास में क्या हो रहा हो, आपस में ऐड हो रहे हो। तो इस पॉलीमराइजेशन को इज़ नोन एज एडिशन पॉलीमर। इसको हम जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक जो है वो अच्छा, इसमें जो एक ख़ास चीज़ है वो इसमें आप नोट कर लें, वो ये है कि
जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, यानी जो सबसे छोटा यूनिट होता है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एडिशन पॉलीमर की सबसे अहम निशानी इसकी यही है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला आपको पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट यूनिट होता है, यानी सबसे सिंपलेस्ट रेशो होता है एलिमेंट का जो होता है वो मौजूद होता है। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो एडिशन पॉलीमर का वो बिल्कुल सेम होता है, वो बिल्कुल सेम होता है किसके, मोनोमर इस फॉर्म एज दैट ऑफ मोनोमर। जैसा मोनोमर है वैसा ही बिल्कुल आपके पास क्या होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे इसको देख लेते हैं, अभी हम इथीन अभी हमने देखा था। अब आपको पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं, सिंपलेस्ट यूनिट। अब देखें ये सबसे छोटा मोनोमर था जिससे आपने अपना रिएक्शन क्या किया था, स्टार्ट किया था। अब आपका पॉलीमर बना। अब पॉलीमर में तो जो है वो आपके पास फ़र्ज़ करें 1000 हैं, फ़र्ज़ करें 100 हैं या 1000 हैं, तो उनका जब आप रेशो निकालेंगे, ठीक है, जो सिंपलेस्ट रेशो इनका जो बनेगा, तो जब सिंपलेस्ट रेशो जो बनेगा वो आपके पास बिल्कुल सेम होगा एज़ कम्पेयर टू द मोनोमर। यानी एक है, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, इस तरह करके बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। तो जब आप उनका जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला में आपको नज़र आएगा कि एम्पेरिकल फार्मूला जो आपके पास है पॉलीमर का वो बिल्कुल सेम है एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास शुरू में आपका मोनोमर मौजूद था। ठीक है, ये हमारे पास जो थी वो एग्जांपल थी किसकी, एडिशन पॉलीमराइजेशन की। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है वो आपके पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे ना तो ये डेफिनेशन जो भी हम एडिशन की पढ़ के आए हैं ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले याद रखिएगा कि पहली चीज़ तो ये है कि कंडेंसेशन को तो जो वर्ड होता है वो वाटर से ही रिलेट होता है। तो इसमें होता ये है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट होती है, यानी एक मोनोमर जो बना रहे हैं वो तो बन ही रहा है, और मोनोमर के अलावा एक प्रोडक्ट और बनती है जिसका नाम वाटर होता है। तो उस वाटर के नाम पर तो इसका जो नाम रखा है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का रखा है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें ये हमारे पास जो है वो फिनॉल है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेंजीन होता है और इस पर OH होता है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने आपको जो है वो फॉर्मलाडेहाइड ग्रुप भी मैंने आपको बता दी, ये फॉर्मलाडेहाइड ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की पहली यानी कि इसके अंदर दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, आपके इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शन है ना वो ज़रा चीज़ देखने की, वो नोट करने की इसमें होता क्या है। अब इसमें देखें कि जब आप इसको हीट करवाते हैं तो होता ये है कि ये चीज़ आपको पता है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है। तो हर जगह आपका हाइड्रोजन मौजूद है। अच्छा, अब इसके रिएक्शन समझ लेते हैं। रिएक्शन में तो इसमें देखें कि ये जो ऑक्सीजन आपका यहाँ मौजूद है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो ये मिलके तो सबसे पहली प्रोडक्ट जो बना लेते हैं वो वाटर बना लेते हैं। इसीलिए इसका नाम जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, अब देखें जब यहाँ पर जो है वो एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक बॉन्ड खाली होती है। ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड खाली होती है तो वो बॉन्ड, अब क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन भी निकल चुका है, अब ये कार्बन जो है वो दो बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन क्या करेगा, एक बॉन्ड इस यहाँ इसके साथ बनाता है और एक बॉन्ड जो है वो इसके यहाँ पर बनाता है। तो ये बुनियादी तौर पर आपका ये कार्बन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और दो हाइड्रोजन तो इसके आपके पास जो होते हैं वो मौजूद ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंपाउंड नया आया है ये, इसको हम बेकेलाइट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें हाइड्रोजन इसका भी निकला है और यहाँ से भी निकला है, तो यहाँ पर भी खाली होता है, यहाँ भी खाली होता है। तो ये आपका सबसे बुनियादी, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी जो मोनोमर है वो ये थे, और सबसे छोटा यूनिट जो है इस का वो ये आपका बन चुका है। अब जिस तरह से ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इसके बराबर में बिल्कुल ऐसा यूनिट यहाँ पे लगेगा, फिर उसके बराबर में ये लगेगा, फिर इसके बराबर में ये लगेगा, फिर इस तरह करके करते करते हमारे पास जो नई प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास एक पॉलीमर होगी, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो आपके पास क्या है, बेकेलाइट है।
ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है कि आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपके पास इसकी डेफिनेशन आप लिख लेते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता ये है कि आपके पास एक बाय प्रोडक्ट होती है पॉलीमराइजेशन, देयर इज़ एलिमिनेशन ऑफ अ बाय प्रोडक्ट। और आम तौर पर वो जो बाय प्रोडक्ट होती है वो आपके पास क्या होती है, वाटर होती है। ठीक है, और बेकेलाइट जो एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो ये आपके पास फिनॉल है, ये आपके पास फिनॉल है, और ये आपके पास क्या है, एक फॉर्मलाडिहाइड है, एल्डिहाइड है। तो सर ये 4 मार्क्स में आता है आमतौर पर, इसको जो है वो हम पढ़ चुके हैं, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और ये वो टॉपिक है जो आमतौर पर आपने जो है वो सुनते ही रहते हैं। सबसे पहले देखें पेट्रोलियम, आपको मैंने बताया था कि पेट्रो मीन रॉक एंड ओलियम मीन ऑयल। ये वो आपके पास ऑयल होता है जो ज़मीन की सतह में चट्टानों के नीचे ही आमतौर पर हमें जो है वो मिल जाता है। अब सबसे पहले देखें कि इसको समझने से पहले, रिफाइनिंग समझने से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें आपके पास जो है वो वाटर है, और इसके अंदर जो है वो आपके पास फ़र्ज़ करें कोई अल्कोहल है, और अल्कोहल का जो तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 सेंटीग्रेड होता है, और इसका जो होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है। अब ये दो लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स हैं, तो अब हमने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। ठीक है, अब सेपरेट करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, यानी जब भी आप दो लिक्विड को सेपरेट करते हैं तो उसके लिए प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन कहलाता है। और डिस्टिलेशन में ये होता है कि आप जो है दो लिक्विड को आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। अब वो कैसे सेपरेट करते हैं, आप इसको एवापोरेट कराते हैं यहाँ से, यानी हीट करवाते हैं। अब जैसे ही आप हीट करवाएंगे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, तो होगा ये कि दो लिक्विड हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर आपका 30 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 78 तक जैसे ही पहुँचेगा ना, फिर आपका जो टेम्परेचर होगा ये बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें एवापोरेटर सेटिंग होती है इसकी। तो जैसे ही 78 पर पहुंचता है तो अब जो अल्कोहल है, अब क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, तो ये अल्कोहल आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, या आपका एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। और एवापोरेटर्स होते हैं तो वो अपने कॉलम में जाके इसको आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जब सेपरेट हो गया, अब नीचे रह गया वाटर। अब वाटर जब तक एवापोरेट नहीं होगा, जब तक उसका टेम्परेचर जो है 100 सेंटीग्रेड ना आ जाए। तो अब होगा ये कि जैसे ही आप एवापोरेट करेंगे, तो एवापोरेट करने के नतीजे में क्या होगा कि पानी भी आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, और इसको सेपरेट करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और उस डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट जो लिक्विड होते हैं उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब देखें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बुनियादी तौर पर ये है कि हम जो है ज़मीन से जब ऑयल हमारे पास निकलता है, तो वो जो ऑयल होता है वो बुनियादी तौर पर मिक्सर होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, और तकरीबन जो है वो 500 के करीब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उस लिक्विड के अंदर जो है ना, वो आपके पास जो होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में आपके पास क्या होते हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, एक हमारे पास प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या कर लेते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं। और एक हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहलाता है, वो इस तरह का होता है। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ कॉलम्स बने हुए होते हैं। ठीक है, और उन कॉलम्स का जो टेम्परेचर होता है वो मुख्तलिफ जो होता है, वो टेम्परेचर जो होता है वो उसके अंदर आपके पास मौजूद होता है। और फिर उस टेम्परेचर पे
अब जैसे मुख्तलिफ टेम्परेचर है, अब जैसे नीचे से आप जाएंगे तो आपके पास जो है वो 20 से 60 ये एक टेम्परेचर होगा, 20 होगा, फिर ऊपर चले जाएंगे तो वो 100 हो जाएगा, फिर जो होगा वो 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इस तरह करके मुख्तलिफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स मौजूद है और उन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मुख्तलिफ है, यानी मुख्तलिफ आपके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, हर एक का जो टेम्परेचर है वो मुख्तलिफ है। अब हम नीचे से क्या लेते हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल को हम हीट करवाते हैं। तो अब होता ये है कि इस क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके मौजूद हैं। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियत ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक कार्बन वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 3 कार्बन वाले भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं, कुछ ऐसे होते हैं 5 वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 10 वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 20 वाले होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन वाले होते हैं। तो जब हम उनको जैसे ही हीट करते हैं तो हीट करने के नतीजे पे ये होता है कि आपके पास मुख्तलिफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम पर जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आकर क्या हो जाता है, आपका जमा हो जाता है। ठीक है, अभी आपकी बुक में भी ये दिया है, इसको आप देख लेंगे तो आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। जैसे देखें ये आपको मुख्तलिफ टेम्परेचर बॉइलिंग रेंज ऑफ फ्रैक्शन नज़र आ रही है, यानी जो पेट्रोलियम के अंदर आपकी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके पास मुख्तलिफ कार्बन मौजूद हैं और ये बॉइलिंग रेंज है। अब देखें 20 से 60 के दरमियान, बिलो 20 यानी कार्बन 1 से लेके 4 के दरमियान जो होते हैं वो नीचे आके आपके आराम से जमा हो जाते हैं और इसमें नेचुरल गैस होती हैं और बॉटल गैस होती हैं, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं एक से लेकर। अच्छा, वो कॉलम जिसमें आपका टेम्परेचर जो है वो 20 से 60 के दरमियान है तो उसमें तकरीबन 5 से लेके 6 के दरमियान जो कार्बन होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर वो उस फ्रैक्शनाइजिंग कॉलम वाले हिस्से में आके जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। इसमें पेट्रोलियम, ईथर, सॉल्वेंट वगैरह होते हैं। अच्छा, वो जिसमें 60 से 120 के दरमियान है तो उसमें तकरीबन 6 से लेके 7 तक के जो कार्बन होते हैं वो आमतौर पर आकर जो है वो यहाँ पर आके हमारे पास जमा हो जाते हैं। तो ये देखें मुख्तलिफ रेंज आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, और नीचे ज़रा देख लें आप तो ये नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, ये नॉन वॉलेटाइल लिक्विड मतलब ये आपके पास जो है ये एवापोरेट नहीं होते। ठीक है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल तो एवापोरेट हो जाएगा लेकिन ये एवापोरेट नहीं होगा। और इसी तरह से नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो इसमें नोट करने की है वो यही नोट करने की है कि मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने याद करनी है और आमतौर पर ये आपको MCQs के सवाल में भी ये चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं। केरोसिन ऑयल आमतौर पर आपने सुना होगा, तो इसका जो फ्रैक्शन कॉलम का टेम्परेचर होता है 175 से लेकर 325 तक होता है और इसमें जो कार्बन होते हैं 12 से 18 के दरमियान होते हैं। ठीक है, फ्यूल ऑयल, डीज़ल ऑयल, तो इसमें आपको बताना ये 12 से ज़्यादा वाले होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद करने की। तो ये आपके पास रिफ़ाइनिंग था, इसलिए हम कहते हैं रिफ़ाइनिंग और पेट्रोल रिफ़ाइन कर लिया, यानी आपने जैसे रिफ़ाइन आटा होता है तो उसमें रिफ़ाइन आइटम में क्या होता है, मैदा, वो जो है मैदा होता है, सिर्फ उसमें से जो चीज़ें होती हैं वो भूसी वगैरह वो सेपरेट कर लेते हैं, उसको रिफ़ाइन कहते हैं। तो रिफ़ाइनिंग मीन्स ज़मीन से जो आपने पेट्रोल निकाला है उसको आपने क्या किया है, सेपरेट कर लिया है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट डिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम था, ये जो है वो हम पढ़ चुके हैं और ये बुक में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। अगर नोट की फॉर्म में आ जाए तो आपने ये पूरा ही लिखना होता है। ठीक है, जितना भी लिखा हुआ है, पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं डिस्टिलेशन के ज़रिए, क्रूड ऑयल जो है वो फ्रैक्शनल कॉलम में कर लिया जाता है, 400 सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं। तो पेट्रोलियम में तकरीबन 500 कंपाउंड होते हैं। तो ये आपको मुख्तलिफ दिखा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो गैसोलीन और पेट्रोलियम होता है ये बुनियादी तौर पर मिक्सर होता है किसका, हेक्सेन का और हेप्टेन का। इसमें C6 कार्बन, 6C6 और C7 कार्बन जो होते हैं वो इन दोनों में आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम पेट्रोलियम के ज़रिए क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हुआ। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब हमारे पास जो है वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम का है। अब देखें रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम बुनियादी तौर पर सिंपल सी चीज़ है, वो ये है
कि होता ये है कि बहुत सारे जो हमारे पास पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो होता ये है कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट चेन होते हैं, ठीक है, उसको हम पेट्रोलियम के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जब हम उन कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं ख़ास तौर पर स्ट्रेट चेन वालों के, तो स्ट्रेट चेन वालों के को यूज़ करने में होता ये है कि हमें जो इंजन की एफिशिएंसी होती है वो अच्छी नहीं मिलती, यानी इंजन में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टेन नंबर से, यानी कितना अच्छा है तो वो ऑक्टेन नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफॉर्मिंग बुनियादी तौर पर ये है कि आपके पास जो स्ट्रेट चेन वाले कार्बन है, यानी ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट चेन नज़र आ रहा है, तो ये आपका स्ट्रेट चेन वाला था, ठीक है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, तो हमारे पास जो है वो इसकी एफिशिएंसी कम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो स्ट्रेट चेन कार्बन है इसको हम हीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो होता ये कि जो स्ट्रेट चेन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ब्रांच चेन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम है, जिसकी वजह से आपके पास जो कंपाउंड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास आमतौर पर क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्या है, रिफॉर्मिंग ये है कि स्ट्रेट चेन ऑक्टेन का ब्रांच चेन के अंदर क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, इसको हम कहते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, रिफॉर्मिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स को, स्ट्रेट चेन को हम जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, ब्रांच चेन के अंदर। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है क्रैकिंग। अच्छा, ये जो जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है ये रिफाइनिंग है, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम हो रहा है, ये 1 नंबर की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। ज़्यादा अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया तो 1 नंबर में आता है, तो आप डेफिनेशन लिख दें और फिर ये इक्वेशन लिख दें। इसके बाद हमारे पास है क्रैकिंग। अब क्रैकिंग समझ लें क्या होती है। क्रैकिंग ये होती है कि अब इसको भी समझने से पहले सवाल है क्रैकिंग की ज़रूरत क्या होती है। पहले क्रैकिंग को समझ लें। क्रैकिंग ये होती है कि हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेट चेन कार्बन होते हैं या लॉन्ग चेन कार्बन होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, हीट करवाते हैं, और हीट करवाने की इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीट करवाने के नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास वो कंपाउंड मज़ीद छोटे छोटे नए कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसको हम कहते हैं क्रैकिंग, यानी कंपाउंड्स को छोटे छोटे कंपाउंड में क्या कर लेना, मज़ीद छोटे कंपाउंड में ब्रेक कर लेना। अब इसका रूल ये होता है कि भाई ये प्रोपेन है, जब ये ब्रेक होगा तो एक प्रोपीन तो मिलेगा ही, ठीक है। पहला तो 3 कार्बन वाला प्रोपीन मरेगा, और आपने ब्रेक किया है, ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होती है वो पहले 3 वाली होती है, फिर 2 वाली होती है, फिर 1 वाली होती है, और फिर आखिर में जो है वो हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होती है, रिलीज होती है। इसी तरह 4 कार्बन वाला होता, तो 4 कार्बन में जो होता वो एक ब्यूटीन निकल जाता, फिर आपके पास जो 3 कार्बन वाला प्रोपीन आ जाता, फिर 2 कार्बन वाला आ जाता, फिर 1 वाला और 1 हाइड्रोजन वाला आ जाता। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्रैकिंग है। क्रैकिंग में क्या होता है कि आपके पास लॉन्ग चेन कार्बन जो है उनको हम ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर चेन में। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अब होता ये है कि आम तौर पर फ्यूल वगैरह के लिए जो पेट्रोलियम से जब हम निकालते हैं, पेट्रोल ज़मीन से निकालते हैं, तो अब हमारे पास डेली यूज़ में बहुत सारी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, यानी हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होकर और बहुत सारे हम जो है वो केमिकल्स डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनके यूज़ करने में हमारे पास जो है वो उनका सोर्स भी चाहिए होता है कि वो, अब मिसाल के तौर पर हम CH3C अगर हम क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, CH3Cl ये क्लोरोफॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मिथाइल क्लोराइड हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका हमारे पास कोई सोर्स भी होना चाहिए। तो ज़मीन से जब हम निकालते हैं तो ज़मीन से हमारे पास तकरीबन जो है वो 20% जो है वो हमारे पास जो है वो 20% जो है उसमें से पेट्रोल निकल जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास सबसे अहम जो स्मॉलर वाली चीज़ है, स्मॉलर छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे इथीन है, वो आपको बहुत कम मिलेगा, और इसकी जो मार्केट में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये और मज़ीद कंपाउंड बनाता है।
मीथेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो है वो आपको पेट्रोलियम से बहुत ही कम मिकदार मिलती है। तो ये छोटे कार्बन, जो छोटे कंपाउंड्स होते हैं ना, ये कंपाउंड्स हमारे पास जो है वो बहुत सारी नई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उन ज़रूरी होने के लिए हम ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लॉन्ग चेन कार्बन होते हैं, उन लॉन्ग चेन कार्बन को हीट करते हैं, और हीट करने के नतीजे में क्या होता है कि वो हमारे पास जो है वो स्मॉलर यूनिट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। तो क्रैकिंग की आपने सिंपल से एक नंबर की डेफिनेशन दिख लेनी है। वो क्या है कि splitting of larger molecule of less volatile fraction into smaller molecule of great volatility by subjecting them to temperature and pressure in the presence of catalyst। यानी कि आपने बड़े मॉलिक्यूल लिए, उनको हीट कराया, और हीट करने के नतीजे में जो है वो छोटे मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्रैकिंग का प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट।